आशुतोष जी, इस क्षेत्र में नया हूँ, बहुत लोगों को पहचानता नहीं हूँ, माफ़ी चाहता हूँ नाम से। बहुत अच्छा लगा है मुझे आज यहाँ आकर। जो पुस्तक का विमोचन अभी हुआ, अनकही कथा, वो मेरठ में या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो 57, मैं आपको कुछ ऐसी बातों पर आपका आकर्षण करूंगा, ध्यान दिलाऊंगा, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अगले 40-45 मिनट में जो समय दिया गया है कि नैरेटिव जो है हमारी इंडियन हिस्ट्री का, वो कैसे टूटा है। और हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि हिस्ट्री में एक विशेषता है कि हिस्ट्री एक परसेप्शन की बात है, कल्पना की बात है। हिस्ट्री एक व्यक्ति कुछ पढ़ता है, दूसरा व्यक्ति कुछ पढ़ता है। मैंने 1977 में अगस्त में अपना कैरियर शुरू किया, 21 साल 6 महीने की आयु में। आईपीएस में सेलेक्ट हो चुका था। आईपीएस छोड़कर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 21 साल की आयु में इतिहास पढ़ाना शुरू किया। हम जो पुस्तकें पढ़ते थे वो आरसी मजुमदार, जादूनाथ सरकार, रघुवीर सिंह आदि, जो इतिहास के विद्यार्थी आप में से सब जानते हैं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, अगले 2-4 साल में देखा कि वो नैरेटिव बदल गया है और जादूनाथ सरकार की जगह कुछ और, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देता, पर आप सब जानते हैं। तो ये नैरेटिव बदल गया। नैरेटिव हम किसको कहते हैं? नैरेटिव मूल कथा हम किसको कहते हैं इतिहास में? जो सामान्य विद्यार्थी, भारत में 50 लाख विद्यार्थी 12वीं का परीक्षा देते हैं, उनको क्या पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है, सुरेंद्र सिंह जैसे सिविल सर्वेंट्स क्या पढ़ते हैं। तो ये नैरेटिव वो चीज़ है जो आपको पढ़ाई जाती है, जिसको पढ़े बिना आप परीक्षा में सफलता नहीं पा सकते। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनता अगर मैंने वो पढ़ाना होता। तो मूल कथा नैरेटिव इतिहास में बदलता रहता है। कहीं ये गलत हो जाता है, कहीं किसी चीज़ को भुला देता है, किसी चीज़ को याद कर देता है। पहले तो आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझिएगा। फ्रीडम मूवमेंट एक ऐसी कहानी है जो इस नैरेटिव की भोगी है। सबसे ज़्यादा असर इस गलत नैरेटिव का फ्रीडम मूवमेंट में पड़ा। मैं कुछ बातों पर जो आपसे मैं बात संबोधन करूंगा, वो उन बातों पर जो फ्रीडम मूवमेंट के नैरेटिव को जिसने ख़त्म किया, जो हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने एक ICHR की ओर से एक एग्जीबिशन लगाई। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया 28 मार्च को। फिर वो इतनी अच्छी लगी हमारे माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कि वो 5 दिन के लिए संसद भवन में गई। 18 तारीख से माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यालय से हमें निवेदन मिला है कि हम उसको राष्ट्रपति भवन में 15 दिन के लिए ले जाएं। वो 13 भाषाओं में उसका अनुवाद होकर देश के 1600 सेंटर्स में वो लगने जा रही है। और आपके विश्वविद्यालय में भी, आपके विद्यालय में भी लाने का हम लोग प्रयास करेंगे ज़रूर। इसी प्रकार से हम नैरेटिव बदल रहे हैं। अब फॉल्स नैरेटिव क्या है? फॉल्स मतलब झूठी कहानी क्या है? कि स्वतंत्रता संग्राम तो 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ये तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, ये तो एक पीसफुल मूवमेंट था, यानी शांतिपूर्व आज़ादी हमें शांति से मिली, आज़ादी हमें राजनीतिक आंदोलन से मिली, राजनीतिक हमें 20वीं शताब्दी। ये एक नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव है। हमने फ्रीडम मूवमेंट की एग्जीबिशन में इसको स्थापित किया है और इसको चैलेंज किसी ने नहीं किया, ना लेफ्ट वालों ने किया है, ना और किसी ने किया है, क्योंकि ये थ्योरेटिकली साउंड है। इतिहास में थ्योरेटिकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। मन से खड़ा होकर मैं कुछ भी कह सकता हूँ, परंतु अगर आप में से एक व्यक्ति उठकर मेरे से प्रश्न करे तो मेरे पास उसका आंसर होना चाहिए। अब श्री अरबिंदो क्या कहते हैं, मैं पहले आपको, नेशन क्या है, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? अरबिंदो लिखते हैं, ये इट इज़ नॉट अ मेयर पॉलिटिकल। मैं अंग्रेजी में बोल के हिंदी में अनुवाद करूंगा इसका, थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, पर आपको समझाने में, एक टीचर हूँ मूल रूप से, जब तक आपके चेहरों में समझी हुई मुझे मुस्कान नहीं नज़र आएगी तो मैं आगे बढ़ता नहीं। तो 40 साल पढ़ाया है तो मुझे पता लग जाता है मेरी बात घर पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। तो अरबिंदो कहते हैं, नॉट अ मेयर पॉलिटिकल प्रोग्राम। नेशनलिज्म केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, वो तो धर्म है, वो तो ईश्वर से आता है।
नेशनलिज्म ईश्वर से आता है, इमॉर्टल है, मर नहीं सकता। ये दिल से आता है, हृदय से पैदा होता है, औरबिंदो ने कहा। लोकमान्य क्या कहते हैं? तिलक, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। ये आज नहीं कहा, लोकमान्य ने 1902-3 में कहा। विवेकानंद क्या कहते हैं? ईच नेशन हैज इट्स ओन डेस्टिनी इन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। हर राष्ट्र का एक सपना है, एक रास्ता है। वो धर्म का भी रास्ता है, वो राजनीति का भी रास्ता है। यानी मैं आपको 20 और उदाहरण दे सकता हूं। समय बहुत कुछ आगे कहना है तो मैं छोटी छोटी बात कहकर आगे बढ़ूंगा। देश भारत क्या है, मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में समझाता हूं। भारत हम लोग सामान्य देश नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम कोई डिपार्टमेंटल स्टोर से बना हुआ देश नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल लाइन बनाए हुआ देश नहीं, हम किसी युद्ध का परिणाम देश नहीं है। सारा यूरोप आज 14 में एक लाइन बनी, ये देश बन गया। 45 में ये लाइन बनी, दूसरा देश बन गया। 300 साल पहले एंग्लो जो ईसाई युद्ध जो थे उनमें कोई अलग अलग। भारत प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से, जब से ये देश जन्म हुआ है, ये वैसा का वैसा है। औरबिंदो लिखते हैं इसके बारे में, शट इनटू अ सेपरेट एग्जिस्टेंस बाय द हिमालयाज एंड द ओशन। एक और हिमालय है, दूसरी ओर ओशन है। होम ऑफ अ पेक्यूलर पीपल, एक विचित्र लोगों का देश है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर्स, विश्व की सभी जातियों से अलग है। डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन, वे ऑफ लाइफ, कल्चर, आर्ट, सोसाइटी, इसमें जो भी आया वो इसमें खप गया। अर्थात वो कहते हैं कि भारत की विचित्रता उसके लोगों में है, उसकी जनता में है। आप कल्पना कीजिए, शंकराचार्य कब चले, कहां से चले, कहां पहुंचे। नामदेव महाराष्ट्र से चले, पंजाब में गुरुबाणी में लिखा। अब सोचिए, जिस जमाने में विमान नहीं होते थे, ट्रेन नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी, ये साधु संत हमारे, कोई कहीं से जा रहा, कोई कहीं से जा रहा, कुछ तो विशेषता थी। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि भारत को अन्य देशों की कल्पना में जोड़ना बिल्कुल मूल रूप से गलत है। वी आर ए डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, वी आर ए डिफरेंट रेस, वी आर ए डिफरेंट पीपल। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, एक बार आपको यह बात समझ आ जाए तो आपको इन प्रारंभिक क्रांतिकारियों का, जो 19वीं शताब्दी के जो थिंकर्स, फिलोसफर्स हैं, उनकी सब बातें आपको समझ आ जाए, अगर आप इस कल्पना को समझ जाते हैं। यू सी कल्चर। अब इस एग्जीबिशन में हमने क्या किया कि कल्चर को, हमने स्वतंत्रता संग्राम को हमने कल्चर से इंस्पिरेशन दिखाया। पहला पैनल इसमें भागवत गीता का है। भागवत गीता मेरी कल्पना नहीं है। देश को मातृ रूप, मदर मैंने नहीं कहा, मदर तो तिलक ने भी कहा, औरबिंदो ने भी कहा, सावरकर ने भी कहा। देश को एक मां के रूप में देखने की कल्पना वो 20वीं शताब्दी की नहीं, ये तो इन वीर क्रांतिकारियों की। आप अर्ली 19, किसी भी थिंकर को आप पकड़ लीजिए, आपको ही इज विजुअलाइजिंग द नेशन, ही इज विजुअलाइजिंग द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ मदर। दिस यू हैव टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड। यू सी 1866 में राजमोहन बोस जो है बंगाल के, ये अब नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, छोटी छोटी संस्थाएं बन रही हैं। 1866, गांधी जी तो पैदा भी नहीं हुए अभी तक। वो अंग्रेजों के प्रति घृणा पैदा करने के लिए क्या कहते हैं, डोंट शेक हैंड्स, हाथ मत मिलाइए, प्रणाम कीजिए, नमस्ते कीजिए, उनका भोजन मत खाइए, उनके वस्त्र मत पहनिए, उनके छुट्टियां मत मनाइए, उनका जीवन मत सी। ये कल्पनाएं उठ रही है समाज के अंदर। नेशनैलिटी प्रमोशन सोसाइटी, राष्ट्रवाद बनाने की, राष्ट्रवाद को बढ़ाने की सोसाइटी बन रही है 1865 में। कहाँ? बंगाल में। नाबा गोपाल मित्रा, हिंदू मेला, अगेन 1860s। हिंदू मेला क्या है? देश भर से अलग अलग लोगों को बुला के अपनी आर्ट लेके आइए, अपने कपड़े लेके आइए, अपने खाना लेके आइए। तो 15-16 बार ये होती है 1860 से लेकर 1875। कांग्रेस के बनने से 10 साल पहले हिंदू मेला की कल्पना हो रही है। सो ये जो कल्पना है कि फ्रीडम मूवमेंट हमारी 20वीं शताब्दी की, ये कंप्लीट अटर नॉनसेंस है। थ्योरेटिकली इट इज इनकरेक्ट। ऑल इंडिया कैरेक्टर जो है ये बन रहा है हमारा बहुत पहले से।
नाउ स्टार्ट विद बंकिम चंद्र। आप कल्पना कीजिए आनंद मठ की, जो मदर का कॉन्सेप्ट है, बंकिम चंद्र अकेले नहीं है। बंकिम चंद्र जो लिख रहे हैं लोकमान्य उठा रहे हैं, लोकमान्य जो लिख रहे हैं विनायक उठा रहे हैं, सावरकर उठा रहे हैं, सावरकर जो लिख रहे हैं विवेकानंद उठा रहे हैं, आगे लाला लाजपत राय तक ये चेन आती है। ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग ऑफ द सेम सेंस। एक ही धारा, एक ही विचारधारा की राष्ट्र माता है। और ये हमें अंग्रेज अच्छे हैं बुरे, हम अंग्रेज हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। लोकमान्य की विशेष, अगर आपसे कोई पूछे कि लोकमान्य तिलक की विशेषता क्या है, आप कहेंगे उन्होंने कहा भी मुझे, मेरे आत्मा को अंग्रेज स्वीकार नहीं है, मैं अंग्रेज को स्वीकार कर ही नहीं सकता। ये लोकमान्य की एक लाइन में आप कह सकते हैं। लगभग वही बात विनायक सावरकर कर रहे हैं। विनायक सावरकर लिखते हैं एक जगह, क्या करेंगे आप अगर आपकी माँ की छाती पर, इसी हम लोग भारतीय जो हैं हमारे लिए माँ से प्रिय, माँ से से ज़्यादा कुछ नहीं होता जीवन में। वो कहते हैं कि अगर आपकी माँ की छाती पर कोई जानवर, कोई जंगली जानवर, भूत प्रेत बैठ जाए तो आप क्या करेंगे। यही कल्पना आपको थ्रू आउट द फ्रीडम मूवमेंट मिल रही है इन लोगों, प्रारंभिक क्रांतिकारी जो है, कंट्री को जो मदर के रूप में देखना, और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है। औरबिंदो एक जगह लिखते हैं कि अगर आप इसी, औरबिंदो ही वाज नॉट अ क्रिमिनल, सावरकर ने भी कोई किसी को मारा नहीं था। विनायक सावरकर was not never charged with crime, he did not pick up a pistol, परंतु 10.5 साल अंडमान भेजा। क्यों भेजा अंडमान? मैं कई बार किसी डिबेट में मैं पूछता हूं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, सावरकर को अंडमान क्यों भेजा? उसको फैजाबाद रखा जा सकता था, उसको हजारीबाग रखा जा सकता था, उसको नैनी रखा जा सकता था, उसको आगा खान पैलेस में रखा जाता था, उसको अहमदनगर में रखा जा सकता था। 10.5 साल विनायक सावरकर को अंडमान में क्यों? उन्होंने तो कोई कत्ल नहीं किया था, क्योंकि उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो फिलॉसफी थी। तो मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि पॉलिटिकल मूवमेंट से पूर्व, कहीं ज़्यादा पूर्व, अंग्रेज की जो बुनियाद है वो हिल चुकी थी, क्योंकि ऐसे ऐसे आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं। अंग्रेज इसी अब हम लोग उस पर मॉडर्न रिसर्च आ रही है, और रिसर्च आ रही है। ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशंस 19th सेंचुरी में कमज़ोर होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो और पॉलिटिकल मूवमेंट से अंग्रेज नहीं डर रहा है। मेरी जो प्रसिद्ध किताब है, विश्व भर प्रसिद्ध किताब जो है, वो पार्टीशन पर है। अभी जिसको अभी हाल में अभी विमोचन भी हुआ है, कोई 6 महीने पहले, उससे पहले 20 साल पहले किताब आई है। तो ये अंग्रेज़ों की जो डरना है, जो इसी विनायक सावरकर हो और ऑल दीज थिंकर्स हो, ये सारे के सारे अंग्रेज इनकी सोच से डर रहा है, अंग्रेज पॉलिटिकल मूवमेंट से नहीं डर रहा है। ये बात आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इसी कॉमनली ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स 20th सेंचुरी में शुरू हुई। अभी जो एग्जीबिशन हमने भारतीय अनुसंधान परिषद ने लगाई है, इसमें हमने 115 वो घटनाएं दिखाई हैं विद डेटा, जो 1757 से लेकर और 1947 तक 115 घटनाएं दिखाई हैं, जहां सामान्य वर्ग, छोटा किसान, कबीले, छोटे छोटे ट्राइबल वर्ग, जो पिछड़े हुए वर्ग, वो एजिटेट कर रहे हैं। अनेक लोगों की कहानी है। तो ये भी अपने मन से कल्पना हटा दीजिए कि फ्रीडम मूवमेंट तो 20th सेंचुरी या लेट 19th सेंचुरी की कल्पना है। भारत की जनता तो, भारतीय लोग तो 1700 अंग्रेज़ों को आए तो अभी 2-4 साल हुए, और जब से ये संघर्ष शुरू हो चुका है अक्रॉस इंडिया। हमने वो मानचित्र, हमने एक मैप बहुत बड़ा दिखाया है, बहुत सराहना हुई है उसकी। फर्स्ट टाइम हमने इस्टेब्लिश किया है, 115 मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई किया अक्रॉस द कंट्री। थियोरेटिकली, इसी मैं एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन हूँ, मैं जो भी इस बात मन से कहूँगा वो बात मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी डिबेट में कह सकता हूं, क्योंकि सोर्स बेस्ड है। ओके, नाउ पीसफुल मूवमेंट, ये नैरेटिव, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं कि पीसफुल मूवमेंट था, शांतिपूर्वक। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 12,865 लोगों को 1857 से लेकर 1947 तक सजाए मौत दी गई, हु वर हैंग्ड और शॉट, जिनको गोली मार दी गई या जिनको फांसी दी गई। 12,865 लोगों का रिकॉर्ड हमारे पास है, और मेरा तो मानना यह है, मैं अपनी टीम्स को कहता हूँ, रिसर्चर्स को, ये तो आधी लिस्ट है। हम आजकल उस प्रयास पे लगे। अभी जब मंच पर मुझे एक फ़ोन आया था सेक्रेटरी का, तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, गोविंद मोहन जी वगैरह। तो
12,865 लोगों का तो रिकॉर्ड हमारे पास है। इसमें कितने 160-70 बच्चे तो 15-16 साल से कम की आयु के। मैं आपको 2-4 नाम भी बताता हूँ, आपकी कई जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। बाजीराव को 10 अक्टूबर 1938 को गोली मार दी गई। एक नावक है, 12 साल का बच्चा है, उड़ीसा में। अंग्रेज किसी गांव में कुछ कांड कर आए, नदी पार करनी थी। नदी में ये बच्चे की ड्यूटी इसके पिता ने लगाई, तुमने नाव में बैठना है। उसने कहा तुम तो मेरे गांव में बंदे मार के आए हैं, मैं आपको इस नदी को पार बाजीराव नदी पार करने से इनकार किया, वो तुरंत गोली मार दी। आपने बाजीराव का नाम कितने लोगों ने सुना है? कालीबाई, 13 साल आयु है। बहुत आखिरी के दिनों में 47 में एक स्कूल को बंद होने के आदेश हुए। वहाँ के मास्टर को वहाँ की पुलिस पकड़कर हाथ पैर, प्रजामंडल मूवमेंट में हाथ पैर बांधकर खींचकर जीप के पीछे ले जा रही है। इस लड़की ने, कालीबाई ने, दराती लेकर उस रस्सी को काट दिया, यानी अपने मास्टर जी को मुक्त कर दिया। तुरंत गोली मारी, समाप्त। कनकलता बारना ने 10 लड़कियों का एक एजिटेशन किया आसाम में, सुना होगा आपने सब। विद्यार्थियों को ये चीजें बताइए आप। कनकलता बारना, 12 सितंबर 1942, शॉट डेड। करतार सिंह सराबा, नाम सुना होगा, उम्र क्या है? सो ये इंसिडेंट्स हैं। जब करतार सिंह सराबा जैसे लोगों को लाहौर में, एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है, षड्यंत्र केस है, 1915 में वो केस आता है। जितने रेवोल्यूशनरीज हैं, उन रेवोल्यूशनरीज को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से ट्राई किया गया। उसमें कुछ लोगों ने हत्याएं की थी, कुछ ने नहीं की थी। उस दिन ये जजमेंट आती है 16 नवंबर 1915 को, ये करतार सिंह सराबा। उस दिन आप देखते हैं लगभग 45 लोग सेंटेंस टू डेथ हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। अनेक लोगों को सजाए। ये कहानियां जो हैं, ये रेवोल्यूशनरी जो कंट्रीब्यूशन है, ये फ्रीडम मूवमेंट का हम लोग ध्यान में अपने नहीं रख पाते हैं। चपेकर बंधु, अब 8-10-12 मई 1899 को डेथ होती है। अनंत लक्ष्मी और कनरे बंधु, लुक एट दैट। मैं आपको ये नाम क्यों सुना रहा हूं, उनकी तिथियां देखिए आप। 1899, 1910 प्रफुल्ला चक्की, खुदीराम बोस, 1908। अभी तक तो सामान्य नैरेटिव, जो मूल कथा हमें पढ़ाई जाती है, आप स्कूलों में पढ़ते हैं, वो तो अभी तक कथा शुरू ही नहीं हुई है। ये कौन लोग हैं जिनको सजाएं दी जा रही हैं? ये वो लोग हैं जो अंग्रेजी साम्राज्य को अटैक कर रहे हैं। सैकड़ों नाम ऐसे हैं। उदाहरण आपको केवल इसलिए दे रहा हूं कि जब आप पन्ने खोलेंगे, आप हमारी एग्जीबिशन ही देख लीजिए जो फ्रीडम मूवमेंट पर हमने लगाई है। उसी में एक एग्जीबिशन हम ला रहे हैं अब अगली, रेवोल्यूशनरीज पर। वो एग्जीबिशन हम कोशिश करेंगे कि सितंबर में हम लाएं। 13 सितंबर को जतिन दास का जो मार्टरडम डे है, 65 दिन भूख हड़ताल करी, 25 साल आयु है। कलकत्ता में जब शव पहुंचता है तो सुभाष चंद्र बोस ने वो प्रोसेशन लीड की है। 5 किलोमीटर लंबा प्रोसेशन है, 5-6-7 लाख लोग उस प्रोसेशन में है। तो इस प्रकार के लोग हैं। तो हम 13 सितंबर को शायद IC4 एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पर एक एग्जीबिशन लाने की, देश को देने की जा रहा है, इसी लाइन ऑफ थॉट में। मैं इन लोगों के नाम, बहुत से नाम आपको दे सकता हूं। सीक्रेट सोसाइटीज का पहलू मुझे लगता है हमारे देश के नैरेटिव में, इस मूल कथा में मिसिंग है। सीक्रेट सोसाइटी क्या होती थी? अगर आपने विनायक सावरकर को पढ़ा है, मेरा तो एक मोनोग्राफ है विनायक सावरकर पर, ये सीक्रेट 4-5 लोग इकट्ठा हुए, यंग बच्चे हैं, 17, 18, 19 साल के, अंग्रेजों के विरुद्ध हैं। मित्र मेला बनता है 1900 में, फिर वो बाद में अभिनव भारत बनता है तो 1904 में। मैं आपको अभिनव भारत के शपथ जो लेते थे, अभिनव भारत के जो सदस्य बनने के लिए आपको एक शपथ लेनी होती थी। मैं उस शपथ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, पहले अंग्रेजी में, फिर आपको हिंदी में समझाऊंगा वो क्या शपथ है। जब भी मैं किसी मंच से बोलता हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं सावरकर के विवाद में जाता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से हमारे वामपंथी मित्र हैं, कांग्रेस हिस्टोरियंस हैं, जो सावरकर को गाली देने में, एक मंत्री ने तो जाकर अंडमान में उसकी चित्र उखाड़ दिया, नेम प्लेट उखाड़ दी। 1904 में अभिनव भारत का सदस्य बनने के लिए क्या शपथ है, ये ध्यान से सुनिएगा।
by the tears of the countless mothers for their children, whom the foreigner has enslaved, imprisoned, tortured, and killed. Convinced that without absolute political independence, Swarajya, convinced also that Swarajya can never be attained except by waging a bloody war, relentless war against the foreigners. Swear from this moment, यानी मूल बात से क्या कह रहे हैं कि हम लोग कन्विंस्ड हैं कि अंग्रेज ने आकर हमारी मां का खून पिया है और अंग्रेज को यहां से निकाल, ये शपथ है कि हम आज से कसम खाते हैं, हमें खून बहाना पड़े, हमें युद्ध करना पड़े, हमें स्वतंत्रता संग्राम के अंदर खून की नदियां बहानी पड़े, पर हम शपथ लेते हैं कि जब तक अंग्रेज को हम यहां से नहीं भगाते हम सांस नहीं लेंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। ये तो 1904 का रिकॉर्ड है, अभिनव भारत का ओथ है। आप नेट पर भी टाइप करें, नेट पर तो मुझे नहीं पता मिलेगा, सावरकर की राइटिंग में दुनिया जहान की जगह आपको ये नोट मिल सकता है। बंगाल में एक अंचलन समिति है, युगांतर है। मैं आपका ध्यान अब कुछ फॉरेन लैंड्स पर, जो विदेशों में, ये जो चीज़ें मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये लिंक जो मिसिंग नैरेटिव है हमारी हिस्ट्री का, जो मिसिंग दास्तान है, जो कहानी है, जो बच्चे युग से युग 70-75 साल देश को आज़ाद हो गए हैं, आज 80 सालों ने इतना समय बीत गया है, जनरेशन टू जनरेशन हैव पास्ट। हम लोग इस नैरेटिव को करेक्ट नहीं कर पाए, हम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है अगले 2-4 साल में ये हो जाएगा, पूरा तो होने में समय लगेगा पर प्रयास हो रहा है। गदराइट्स है, गदराइट्स की आप देखिए, आप उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप लगभग सब लोग जानते ही होंगे। विनायक सावरकर की जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 पर बेस्ड है किताब, वो छप नहीं रही है, उसको प्रकाशित नहीं हो रहा, कोई होने नहीं दे रहा है। उसका अंश, छोटे छोटे अंशों में उसका जो प्रकाशन है वो गदर मैगजीन में आ रहा है। गदर मैगजीन की 3000 कॉपी छप रही है अलग अलग भाषाओं में। विनायक सावरकर, जिसको कहा जाता है नेशनलिस्ट नहीं था, उसकी लिखी हुई किताब का चौथा अंश जो है वो शहीद भगत सिंह ने स्वयं प्रकाशित किया भारत में। तो ये मैं आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूं, ये किस प्रकार का ये काम हो रहा है। इंडिया हाउस का नाम आपने सुना होगा, श्यामजी कृष्ण जी वर्मा का। अब इंडिया हाउस नाम सबने सुना है, पर कौन लोग हैं वहां, उनके नाम देखिए आप। भाई परमानंद, लाला हरदयाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, बीकाजी रुस्तम कामा, जिसको आप मैडम कामा कहते हैं, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा कौन है? मदन लाल ढींगरा अमृतसर के सिविल सर्जन का बेटा है। आप कल्पना कीजिए, अमृतसर का सिविल सर्जन अंग्रेजों के जमाने में कितने ऊंचे परिवार से वो व्यक्ति बिलोंग करता है, गया है इंजीनियरिंग करने, इस जगह आ जाता है, इन लोगों के संपर्क में आता है। इंडिया हाउस में मीटिंग हो रही है, 1906 या 7 का साल है, दशहरे का दिन है, विजयदशमी का दिन है, गांधी जी लंदन में है। सावरकर मंच से उतरते हैं, गांधी जी की बारी आती है बोलने की। गांधी जी कहते हैं कि मुझे मान है, मैं बहुत सम्मानित फील कर रहा हूं आज कि मैं उस मंच से बोल रहा हूं जहां विनायक सावरकर बोलकर उतरे। तो इस प्रकार की सोच है, इस प्रकार ये लोग क्या करें। जब हम ये फॉरेन एजेंसीज का, इंडिया हाउस हो या गदर मूवमेंट हो, या बाद में अभी सिंगापुर वाली म्यूटनी का मैं जिक्र करूंगा, इन चीज़ों का क्या असर है कि इन्होंने विश्व को बताया कि एक देश, अभी तक तो देखिए ना, हिस्ट्री में डेट्स, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के अंदर हम अभी तक तो जिसको हम मानते हैं फ्रीडम मूवमेंट, अभी तक तो उसकी कल्पना भी नहीं हुई है। जब ये लोग बैठे लंदन में और ये बर्लिन कमेटी बन गई है, गदर मूवमेंट सैन फ्रांसिस्को में बन गया, लंदन हाउस, इंडिया हाउस में ये बन रहा है और ये आंदोलन चल रहे हैं, भारत की आज़ादी की बात हो रही है, अभी तक पॉलिटिकल मूवमेंट कोई नज़र में नहीं है। बर्लिन कमेटी के अंदर कौन सदस्य हैं? अगेन वीरेंद्रनाथ चैटर्जी, मौलवी बरकतुल्ला, अभिनव भट्टाचार्य, लाला हरदयाल, जनार्दन दास गुप्ता। बर्लिन कमेटी भी ये वो देश हैं जहां जिन्होंने जगह दे दी इन लोगों को जाकर। बर्लिन कमेटी वो प्रकाशन कर रही है, स्विट्जरलैंड में एक जर्नल निकाल रही है। इसी छोटे छोटे जर्नल से, मतलब आजकल की तरह हजारों नहीं है, 100 कॉपी निकाल दी, 50 निकाल दी, फिर उसको छुपा के जेब में डाल के। जब भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कॉपी भारत में आई तो उसको नॉवल का रूप दे रखा था, जो उसके ऊपर कुछ और कवर चढ़ा रखा था।
पहले मराठी में लिखी गई, फिर इंग्लिश में लिखी गई, जब भारत में आई तो उसको कवर करके इस प्रकार से ये लोग करते थे। अगर वो पकड़ा भी जाता था व्यक्ति कॉपी के साथ तो उसको समझे पक्की सजाए मौत है। इस किताब को, लिखी हुई किताब को भारत में ये बाइबल बन जाता है, एक तरह से ग्रंथ जिसको कहते हैं। धार्मिक जो हमारे क्रांतिकारी हैं वो इस किताब को अपनी जेब में रखना शुरू किया था। नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ देयर इज अनदर, आई विल टेक अनदर फ्यू मिनट्स अभी। जब आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कल्पना करते हैं तो अक्सर आप सबके मन में एक बात आती है कि फ्रीडम फाइटर है, ये तो उस जेल में गया, उस जेल में गया। अगर मैं ICHR का चेयरमैन नियुक्त ना होता तो मैं बेसिकली एक रिसर्चर हूँ, बड़ी मजबूरी से मुझे धक्के से भेज दिया गया इस कार्यालय में। मैं एक और काम शुरू में कर चुका था, मेरे मन का करूँगा, कभी ईश्वर की कृपा बनी रही तो ज़रूर करूँगा। वो क्या काम है? सी नैरेटिव में एक कहानी बनती है कि फ्रीडम फाइटर जेल में गया। मैंने बहुत ऐसे, मैंने जब अपनी पार्टीशन की किताब में 20-25 साल पहले कर रहा था, इंग्लैंड घूमा, कैम्ब्रिज में रहा बहुत समय, दुनिया घूमी, तो उसमें मुझे कई बातें उभर कर आई। 25 साल से एक दिमाग में मेरी बात घूम रही है। मैंने जब पार्टीशन पर काम कर रहा था, मैंने एक कैम्ब्रिज में एक सेंटर है साउथ एशियन स्टडीज, जहां भारत में जो लोग अफसर DCSP जो काम करते थे पंजाब में, वो ज़्यादातर अपने पर्सनल डायरीज वो बाहर ले जाते थे अपने साथ। वो भारत में उपलब्ध नहीं है। मैं ICHR की तौर सरकार से निवेदन करूंगा कि हम लोग इन दस्तावेजों को हम बाहर से मंगवाएं। मैं आप एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँ, इन दस्तावेजों में क्या चीज़ें हैं। मैं कैम्ब्रिज में जब काम कर रहा था बहुत साल पहले, एक मैंने डायरी देखी। एक व्यक्ति है ब्रेंडन, वो गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर हैं उस ज़माने में, 1947 की बात है ये। तो मैं कई कहानी सुना चुका हूँ, आशुतोष जी तो पहले कई बार मेरी कहानी सुन चुके हैं ये, पर क्योंकि ऑडियंस नया है तो बताना ज़रूरी है यहाँ। ब्रेंडन डिप्टी कमिश्नर है 47 में, अपनी एक डायरी में नोट करता है कि मुझे एक लीडर ने, एक कांग्रेसी, जब बाद में बहुत प्रसिद्ध हमारे हरियाणा में वो लीडर बने, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ भोज पर आइए, लंच, इंपीरियल होटल में वो लंच होता है। और ब्रेंडन ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आपने मुझे इस लंच पर क्यों, ये रिकॉर्डेड है मेरी अपनी किताब में, तो इन फुट नोटेड है ही, इस सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज कैम्ब्रिज में ब्रेंडन की डायरीज हैं। तो आपने मुझे भोज पर क्यों बुलाया? मैं तो चार्ज भी छोड़ दिया DC का, मैं तो विदेश जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। तो कहता कि सर आपको पता नहीं है कि कुछ रोज़ पहले, कुछ महीने पहले आपके आदेश द्वारा मैं गिरफ्तार हुआ था। मेरे तो याद नहीं है। DC बोला कि नहीं, एक जुलूस निकला था और जुलूस में पकड़कर मैं भी उस जुलूस में था, और बहुत बड़ा लीडर बाद में बनता है। ब्रेंडन लिखता है कि इस देश का क्या होगा, जो जिसने सजा दी उस व्यक्ति को बुलाकर ये उसको धन्यवाद कर रहा है। ब्रेंडन तो कहता है नहीं, ये आज़ाद भारत में मेरा पासपोर्ट बनेगा। भारत जब आज़ाद हो जाएगा, ये मेरा, इसी में आपको ये बहुत, मैं जिस ढंग से सुना रहा हूं, ये उतनी लाइट बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है ये। तो ये आज़ादी का रूप है, फ्रीडम फाइटर्स का रूप है। यहां से मेरे मन में एक और कल्पना पैदा हुई भी, अगर ये है तो क्यों ना हम देखें कि जेल्स की क्या क्या कंडीशंस थी, कौन व्यक्ति को किस जेल में रखा गया। तो मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बीच में रह गया, वो बीच में ICHR में आ गया हूं मैं अब, तो इतना समय नहीं निकाल पा रहा आजकल। तो जो आंकड़े, जो चित्र मेरे सामने उठकर आ रहा है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 1942 में, अगेन नाम नहीं लूंगा मन से, बहुत अच्छी प्रतिष्ठित एक विद्यालय में खड़ा हूं, इसके मन से नहीं, ठीक नहीं रहेगा। एक अंग्रेज वहां बंदी से मिलने गया जो वहां बंदी है। मैं आपके लिए आपके ससुर को दे के आया हूं मैं ये, उन्होंने कहा मेरे दामाद को भी दे दो। इलेक्ट्रिक शेवर, 1942 में फैजाबाद जेल में इलेक्ट्रिक शेवर का प्रबंध है। आप कल्पना कीजिए, आप तुलना कीजिए, ये गर्म पानी चाहिए बेटा, हाँ, तुलना कीजिए मुल्तान जेल का, तुलना कीजिए लाहौर जेल का, तुलना कीजिए पोर्ट ब्लेयर का। हजारीबाग जेल में
टेनिस खेलने की, बैडमिंटन खेलने की, रोज कपड़े धुलते हैं, उनके कुक्स अलाउड हैं, उनका खाना राशन बाहर से आता है। मैं मन से अगेन नाम लिए बिना, अगर आप कलेक्टेड वर्क्स में जाएं तो बादाम और आदि, ये इस प्रकार की चीजें आपको मंच से वहां लोग खा रहे हैं। तुलना कीजिए सावरकर की कहानी तो सब जानते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 15-15 दिन बाजू बांधकर दीवार पर खड़ा, अंडमान की गर्मी में। अगर 5 किलो नारियल का तेल नहीं निकाला तो भोजन नहीं मिलेगा। वो तो सौभाग्य से उसी जेल में पंजाब के लंबे चौड़े सरदार, जो कि बड़े दयालु होते हैं सरदार, उन्होंने कहा कि हम अपना भी निकाल देंगे तेल और आपके लिए भी निकाल देंगे। वो सावरकर दुबले पतले तो थे ही, तो कई दिन तक ये बात चलती रही। सावरकर आप जानते हैं बहुत नज़दीक थे सिख धर्म के, गुरमुखी के बहुत मास्टर थे, ट्रांसलेशन बहुत अच्छी करते थे। विचित्र नाटक लिखा उन्होंने अनुवाद कर मराठी में आदि। तो ये जो जेल की कहानियां हैं, तो आगे से अगर कोई आपसे कहे कि ये फ्रीडम फाइटर है, जेल गया है, तो मेरी छोटी सी जो मैंने आपसे निवेदन आज किया है, इस बात को थोड़ा सा जहन में कहीं ना कहीं डाल लीजिए कि कौन सा फ्रीडम फाइटर है, कौन सी जेल में रहा। ये कौन सी जेल वाला प्रश्न इस देश को आज नहीं तो ये 5 साल बाद उठाना पड़ेगा। ये मैं छोटी बात नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है मैं बहुत विवादित बात कह रहा हूं, पर ये समय आ गया है, हमें ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जेल की टर्म्स हैं, अगर आप जेल की कंडीशंस पढ़ लें, राम मनोहर लोहिया बंबई जेल में गिरफ्तार हैं, उनको ट्रेन में बंदी बैठाकर लाहौर सेंट्रल जेल बड़ी भयंकर जेल है, वहाँ पठान जेलर हैं। और वो उसका हाल में अगर सुना, मैंने एक पीएचडी थीसिस 25-30 साल पहले गाइड किया था डॉक्टर लोहिया पर, मुझे नहीं पता था इस बात। इसलिए हम लोग जब पीएचडी थीसिस गाइड करते हैं तो हमारा अपना ज्ञान भी बहुत बढ़ता है। तो मैंने जब लोहिया की कहानी पढ़ी लाहौर सेंट्रल जेल में, आई वाज शॉक्ड। मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लोहिया जी लिखते हैं एक लेटर जो वहाँ से स्मगल हुआ कि मुझे 15 दिन से बहुत तेज़ बुखार है, शौच के लिए भी मेरी चेन नहीं खोली, चेन जंजीरों में। यू कैन नॉट इमेजिन, बाकी बड़े बड़े लीडर जिनका हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में अमूमन नाम लेते हैं, चेन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर उनका पत्र 2 दिन लेट हो जाता था बाहर जाने में तो वो भोजन छोड़ देते थे। इन लोगों की तो चेन खोली नहीं जाती। लोहिया कहते हैं 15 दिन से मुझे बुखार है, मेरे नाक से खून चल रहा है। उनको जब तक ये नहीं पता था कि 4 कमरे छोड़कर जयप्रकाश के साथ भी यही हो रहा है। सावरकर के तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये जो फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम जो मैंने आपको अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डाला कि यू हैव टू बी अवेयर कि अब वो समय आ गया है, हमें ये प्रश्न उठाने हैं, हमें सोचना है। डॉक्यूमेंट्स हम लोग निकाल रहे हैं, ICHR लगा है, हम लोग लगे, मेरे जैसे रिसर्चर्स देश में लगे हैं कि किस जेल में क्या होता था। रिकॉर्ड्स, इसी जेल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जेल रिकॉर्ड्स की फाइल, जो आप में से हिस्ट्री से जुड़े हुए विद्यार्थी आपको शायद जानते होंगे, जेल रिकॉर्ड वो है जो आर्काइव्स में जाता है। अब आर्काइव्स में कोई भी ये पानी जो मैं बार बार पी रहा हूँ, मैं अभी USA से आया कोई महीना पहले, मुझे कोविड हो गया, कुछ हुआ तो हल्का सा, तो पर अभी ठीक ठाक हूँ, पर वो गले में खांसी, सूखी खांसी नहीं जा रही है। ये इस फंक्शन के लिए मैं इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि इतने प्यार से जिन लोगों का आदेश था कि बड़े भाई साहब भटनागर जी का और सब लोगों का था, तो मैं खास कुरुक्षेत्र से आया। तो हालांकि मुझे अलाउड नहीं था आने के लिए आज कि रेस्ट करिए, क्योंकि गला बार बार सूख जाता है। एनीवे, सो ये जो कॉन्सेप्ट है, यू रिमेंबर दिस फ्रीडम मूवमेंट, जो अनकही कथा, जो प्रदीप जी और सतीश जी की जो पुस्तक है, ये अनकही कथा जो है, ये केवल प्रदीप जी केवल 57 पर अनकही नहीं है, अनकही तो बहुत सारी कथाएं हैं भी। उन अनकही कथाओं को हमने मूल कथा बनाना है। हम फ्रीडम मूवमेंट की एग्जीबिशन लगा के, हमने 200 साल की जो लगाई वो हम पूरी कर रहे हैं। अगली एग्जीबिशन, विश्वास कीजिए, एक न्यू ट्रेंड सेट करेगा। मेरा जिन लोगों ने हमारी फ्रीडम मूवमेंट की, बहुत से मैंने अपने वांगपत्ति मित्र को भी बुलाया, लेफ्ट हिस्टोरियंस को भी, भाई आके देखो, तुम लोग तो आते नहीं हो कभी। JNU से भी मैंने बहुत लोगों को बुलाया, सबने देखी। मैं कहा मेरी तारीफ मत करो, इसमें कमियां निकालिए आप। कमी नहीं निकाल पाए। नैरेटिव चेंज करना, कथा को चेंज करना, कथा इसी, मैं हिस्टोरियन, मैंने कहा चेंज करने, ये चेंज करना शब्द गलत है। मैंने शुरू में लेक्चर में क्यों कहा आपसे ये कि हिस्ट्री एक मैटर ऑफ परसेप्शन है। मैं एक गांव में पैदा हुआ, जिस गांव में मैं पैदा हुआ, मेरा जो वातावरण है,
मेरे बुज़ुर्गों का, वहाँ की बोली चाली, मैंने क्या पढ़ा, कहाँ मैं पढ़ने गया, ये सब चीज़ों पर मैं सुरेंद्र जी से पूछ रहा था। आप तो मेरे स्टूडेंट लगते हैं, आपकी आयु तो मेरे ख्याल 20-25 साल भी नहीं होगी। वो कहते हैं मेरी 15 साल की नौकरी है। ना, ये इनके वातावरण की बात है, जहाँ से पैदा हुए, जिस प्रकार का इनका जीवन है। उम्र नहीं पकड़ रही है, ईश्वर बनाए रखे इसी तरह हमेशा के लिए। तो हिस्ट्री भी इसी तरह से है, जो आप लिखते हैं ये आप क्या पढ़ा, आपने क्या नहीं पढ़ा, क्या छोड़ दिया। हिस्ट्री में मैं अपने स्टूडेंट्स को बताया करता हूं कि जो लाइन के बीच में लिखा, जो लाइन के बीच में नहीं लिखा हमने, वो पकड़ना। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि नैरेटिव चेंज कर दे। नैरेटिव क्यों चेंज करें? क्योंकि हम कल कोई और आके चेंज कर देगा। हमने सही, इसी एक चीज और मैं बात यहां कहकर बात खत्म करता हूं अपनी, कि इतिहास में झूठ बोलना बहुत कठिन है। झूठ बोलने के लिए आपको बहुत कहानियां गढ़नी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है किस लैंग्वेज में लिखूं। मुझे मेरे जो पीयर रिव्यूज़ हैं, मेरी जो राइटिंग्स रिव्यू होती हैं विश्व भर में, मुझे लोग कन्वेंशनल हिस्टोरियन कहते हैं। कन्वेंशनल मतलब क्या कहेंगे प्रदीप कन्वेंशनल को? पर एक कन्वेंशनल ट्रेडिशन, मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बेस्ड लिख, मैं ज़्यादा थ्योरियों के चक्कर में नहीं फंसता, मैं ज़्यादा फैंसी भाषा नहीं प्रयोग करता। आपको फैंसी भाषा लाएं, आप थ्योरेटिकल बने, आप सच्चाई को, जो किताब ज़्यादा थ्योरी में घूमती है उसका मतलब वो कुछ ना कुछ छिपा रही है। तो हमें तो केवल इसी सच बोलने के लिए, मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को, मैं तो 40 साल पढ़ाया है, रिटायर हुए भी अब तो 68 साल 70 का होने जा रहा हूँ। तो जब पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, ये बताया करता था कि अपने मन को आप उस समय ले जाइए, आप जब ये घटना घटी होगी, कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा। अब हम लोग 150, 150, 200 लोग यहाँ बैठे हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि जाके थोड़ी देर घूम आइए, नोएडा के घूम के आइए, और हम 15-20 मिनट बाद मिलते हैं और हम सब लोग बैठकर एक एक निबंध, एक एक पेज का लिखेंगे। शायद आप टीचर्स भी, आप लोग बहुत लगता है शक्ल से सब टीचर्स बैठे हैं यहाँ। मुझे विश्वास है कि अगर 150 लोग हैं तो 2-4 का निबंध मिलेगा, 100 का तो अलग अलग। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड किसी चीज़ को पकड़ता है, किसी को नहीं पकड़ता। मेरी रुचि क्या है, समझे ना? जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग तो बलवान और ताकत और लड़ाइयों के लिए, हरियाणा का भी यही हाल है। हरियाणा एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना रहा है, लगभग 370 करोड़ का, अंबाला में तैयार हो गया है वो, लगभग 90% तैयार हो गया। अगर आप हाईवे पे जाएं चंडीगढ़ तो राइट हैंड पर बहुत बड़ा एक म्यूजियम बना, अंबाला एंटर करने से पहले। उस कमेटी का मैं मूल रूप से कोऑर्डिनेटर हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूछ रहे थे भी इसमें म्यूजियम में क्या खासियत है। तो मैंने कहा भी देखिए, अंग्रेज़ों का जितना नुकसान, उस ज़माने में पश्चिम उत्तर प्रदेश, वो हम लोग एक ही थे। 57 में पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोई अंतर नहीं था। जितना अंग्रेज़ों को नुकसान इस एरिया में हुआ वो कहीं नहीं हुआ। जितने अंग्रेज़ अफसर हमारे एरिया में मरे, कहीं नहीं मरे। तो हम उस बात को दर्शाएंगे। तो अलग अलग ये रूप है, आप किस बात को उठाते हैं, किसको छोड़ते हैं, इतिहासकार का। इसीलिए हम इतिहासकारों को, हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हैं। किसी को बना देते हैं, किसी को तोड़ देते हैं, किसी को ट्विस्ट कर देते हैं, किसी को सच, किसी को झूठ। तो हिस्टोरियंस के पीछे लोग लगे रहते हैं कि आप थोड़ा हमारे भी लिख दो, हमारे भी कर दिया। हम लोग लगे रहते हैं इस काम में, क्योंकि इतिहास डिसिप्लिन आपको ये फ्रीडम देती है, परसेप्शन है। इन शब्दों के साथ मैं जो फ्रीडम मूवमेंट की 2-4 सरसरी छोटी छोटी बातें कही हैं, एक प्रोफेसर के लिए, एक आफ्टर 40 years ऑफ टीचिंग, मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि मंच में, ऑडियंस में कौन बैठे हैं। अगर मुझे पता हो कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ या सिविल सर्वेंट्स को कर रहा हूँ कहीं बैठा हुआ, तो एक अलग हो। तो यहाँ एक जनरल सा ऑडियंस, मैंने कोई एनेक्डोटल 2-4 बातें आपको हंसी मजाक की सुनाई हैं, बट मूल बात यही है कि हमें फ्रीडम मूवमेंट की इस कथा में हमें बहुत काम हमारा बाकी है। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ डॉक्टर सतीश जी को और प्रदीप जी को, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है। और अभी कमिश्नर साहब मुझसे कह रहे थे कि ICHR की मदद उनको चाहिए किस काम में, कि मेरठ डिवीज़न के गांव में ये प्रदीप आप संभालिए, वी विल फंड यू, ICHR से हम आपको फंड करेंगे, और गांव-गांव की इतिहास लिखें। और मैं इस मन से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वैसा ज़रूर करेंगे। अच्छी सी टीम बनाइए और हमें भेजिए। गांव-गांव का इतिहास हम तो देश यही चाह रहा है आज। इन शब्दों के साथ आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। जय हिंद।